धुआं उठ रहा है और हम सबके जीवन को बीमार बनाता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के अरुण और जंजवार मीडिया की तरफ से सेहत की बात में आज हम धुआं, हमारी सेहत, उससे होने वाले रोगों की बात करेंगे। ये बहुत ही चिंता की बात है कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रदूषण से होने वाले रोगों को लेकर एक सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। आंकड़े सुनकर हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन जानना जरूरी है। यदि हम पूरे दुनिया की बात करें तो हर 10 में से 9 व्यक्ति प्रदूषण की चपेट में है, यानी कि 90% से ज़्यादा लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। हर साल 70 लाख से ज़्यादा लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। अगर इस आंकड़े को आप आगे करके देखें तो 2023 तक प्रदूषण से केवल भारत में, हमारे देश में जो जीडीपी है, भारत का जो विकास का पैमाना है, उसमें 3 से 4% की कमी आ जाएगी। अगर इसके उलट हम ये देखें कि अस्थमा रोग के इलाज और उसके उपाय, उसके बचने के उपाय पर अगर हम खर्च करते हैं तो हमारे जीडीपी में मुश्किल से 0.5% बजट हमको स्वास्थ्य पे बढ़ाना होगा। प्रदूषण को रोकने के उपाय और उससे होने वाले रोगों के बीच अगर हम धन की बात करें, अगर हम बजट की बात करें तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति इतनी कम है कि इधर अभी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। मित्रों, आपने देखा होगा कि पिछले 2 नवंबर को दिल्ली में स्वास्थ्य इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। स्वास्थ्य के इतने बड़े संकट को सामने रखने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लोगों और दिल्ली के शासकों पर कोई बहुत बड़ा असर हुआ। आबादी मस्त थी, लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में थे, सरकार भी अपनी सामान्य रूटीन का काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर स्थिति कहने को चिंताजनक है, लेकिन लोगों के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा असर अभी तक दिख नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में, खास करके औद्योगिकरण के बाद, जब से उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, तब से प्रदूषण की समस्या और विकट हुई। प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर जितने भी उपाय सुझाए गए, प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर जितनी भी बातें बताई गई, उसका कोई बहुत असर दिखा नहीं। मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा से जुड़े विषयों पर आपसे बात करता हूँ, इसलिए आज मैं इसके चिकित्सीय पहलू पर आपसे बात करना चाहूँगा। प्रदूषण से होने वाले रोगों में सबसे ज़्यादा खतरनाक दमा है, जिसको आप अस्थमा कहते हैं, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक रोग है जिसको हम COPD, टेक्निकल भाषा में COPD बोलते हैं, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स या डिजीज। दमा की स्थिति कमोबेश आपको पूरी जिंदगी किसी तरह से आपके जीवन को चलाने में आपके साथ रहती है, लेकिन COPD की स्थिति में आदमी की जान पर खतरा होता है, आदमी की मौत हो सकती है यदि वो COPD के चपेट में है। अस्थमा का रोगी या दमा का रोगी धीरे धीरे कब COPD का रोगी बन जाता है, ये उसको पता भी नहीं चलता। और मित्रों, जो उपचार है वो ऐसी दवाओं से उपचार है जो दवाएं धीरे धीरे एब्सोल्यूट होती जा रही हैं, यानी कि प्रभावहीन होती जा रही हैं। दमा के रोगियों को अंग्रेजी दवाओं के रूप में जितनी भी दवाएं हम देते हैं, चाहे वो इन्हेलर्स हों, चाहे वो कुछ एंटीबायोटिक्स हों, चाहे कुछ ऐसी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हों जो उनके दिमाग के असर को कुछ कम करती हो, उन दवाओं का असर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अधिकांश रोगियों में स्थिति इतनी खतरनाक है कि दिवाली से कुछ दिन पहले से उनकी हालत बिगड़ने लगती है। कहते हैं कि अक्टूबर महीने के अंत तक वातावरण में धूल का प्रेजेंस भी बढ़ जाता है, यानी जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, SPM।
इसके कई कारण हैं। हाउस होल्ड डस्ट से, चूँकि हिंदुस्तान में दिवाली के आसपास घर को साफ करने की जो पूरी एक परंपरा है, उस परंपरा में बहुत सारा धूल कण हवा में तैरने लगता है। सफाई के जो पारंपरिक तरीके थे उसमें बदलाव आने की वजह से भी हवा में धूल कण बहुत ज़्यादा तैर रहे हैं। और इसी महीने में लगभग शहर में या छोटे शहर में कंस्ट्रक्शन, मकानों के बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हवा में धूल की मात्रा ज़्यादा तैरने लगती है। और इस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM के बढ़ जाने से प्रदूषण की स्थिति और भयावह हो जाती है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में तेजी से लोगों के पास निजी वाहन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया। इन वाहनों की वजह से होने वाले प्रदूषण की कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हम शायद उसको याद नहीं करना चाहते। व्यक्ति अपनी सुविधाओं में कोई कमी नहीं लाना चाहता, जिसकी वजह से उसके सेहत की हालत बिगड़ती जा रही है और उसे ये लगता है कि इसका जिम्मेवार कोई और है, वो खुद नहीं। तो इसलिए मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये मामला व्यक्तिगत नहीं है, ये मामला सामुदायिक है और समाज को एक साथ मिलकर, सभी लोगों को एक साथ मिलकर इसके उपाय, इसके उपचार के बारे में सोचना होगा। एक और मसला है जो वातावरण में इंडस्ट्री के माध्यम से फैल रहा है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रोड ट्रैफिक कंजेशंस, वेहिकुलर पॉल्यूशंस की वजह से फैल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषण का एक दूसरा पहलू है जो वाहनों से फैल रहा है, वाहनों से निकलने वाले गैस के रूप में सामने आ रहा है। डस्ट से अभी हम लोग सुन रहे हैं कि कुछ राज्यों में पराली जलाई जा रही है, यानी कि फसल का जो बचा हुआ भाग है उसको जलाया जाता है और उससे जो धुआं होता है उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी होती है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे गैस मिलकर वातावरण को जहरीला बना रहे हैं और वो जहरीला वातावरण हमारे खून में घुलकर हमारे जिस्म में जाकर हमारे शरीर को बीमार बना रहा है। अब यह एलर्जिक है या नॉन एलर्जिक है, लेकिन दोनों ही स्थिति में यह मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ी बात कि हम छोटे बच्चे जो 5 साल की कम उम्र के हैं या 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन बच्चों की सेहत पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और उसके जिम्मेवार हम हैं। यानी कि जो व्यक्ति गुनाह नहीं कर रहा उसको भी उसके बिना किए गुनाह की सज़ा दी जा रही है। ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं प्रदूषण से होने वाले रोग के नाम पर, और इसलिए मुझे लगता है कि दमा या एलर्जिक दमा या COPD, इन रोगों के बारे में आपको बताया जाए और उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। मित्रों, दमा का आंकड़ा बहुत बड़ा है। भारत में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जितने बड़े खतरनाक रोग हैं उसमें COPD या दमा का जो रैंक है वो 20वां है, यानी कि खतरनाक रोगों में 20वें नंबर पर दमा आता है। और कह रहे हैं कि 2016 तक विश्व में 35 करोड़ लोग दमा की गिरफ्त में थे, जिनमें से 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एक और आंकड़ा अगर देखें तो भारत में दमा के रोगियों की संख्या लगभग 8 से 10% है और दुनिया में दमा के रोगियों का 18 से 20% जो रोगी हैं वो हमारे देश में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह भी अनुमान है कि वर्ष 2025 तक 10 करोड़ नए मामले सामने आ जाएंगे और इनमें से 80% जो मौतें होंगी वो विकासशील देशों में होंगी। सोचने की बात यह है कि इस दमा के रोग के इलाज पर व्यक्ति को 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए सालाना खर्च करना पड़ता है, जबकि सरकार जो खर्च करती है वो अलग। सरकार का अभी भी 1.2% से ज़्यादा GDP का स्वास्थ्य पर खर्च नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद और अगर 1.2% GDP का जो स्वास्थ्य पर खर्च होता है उसको हम व्यक्ति के ऊपर जोड़कर देखें तो वो उसके इलाज का मुश्किल से 15% माना जाता है। यानी कि 1 रुपया अगर आपके इलाज पर खर्च हो रहा है तो मात्र 15 पैसा सरकार दे रही है और 85 पैसा आपको खुद खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे आर्थिक परिस्थितियों में ऐसे का आम आदमी
अपने रोगों के उपचार के साथ कैसे जिएगा। मित्रों, इस देश में जो मजदूर वर्ग है, इस देश में जो श्रमिक वर्ग है, वो हमारे आपके लिए मेहनत करता है, हमारे आपके घर बनाता है, हमारे आपकी फैक्ट्रियों में काम करता है, लेकिन उसकी जो दिक्कतें हैं, उससे जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उसको वो अपने शरीर पर झेलता है और उसके इलाज में उसको खुद इंतजाम करना पड़ता है, उसके इलाज का खर्च भी उसको खुद वहन करना पड़ता है। यानी कि रोग समाज का, रोग समुदाय का, और उससे प्रभावित होने वाला व्यक्ति कोई और उसके ऊपर होने वाला खर्च उस व्यक्ति का अपना, जिसकी आमदनी इतनी बामुश्किल इतनी भी आमदनी नहीं है कि वो किसी तरह से अपना पेट पाल सके या अपना गुजर बसर कर सके। अस्थमा के लक्षणों के बारे में, अस्थमा के उपचार के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि अस्थमा के जो सामाजिक पक्ष हैं, इस रोग का जो दूसरा सांस्कृतिक पक्ष है, इस रोग का जो दूसरा तकनीकी पक्ष है, उससे आपको ज़रूर मैं वाकिफ़ करा दूं, ताकि आप जब भी वक्त मिले, आप जब भी सोचें और आपको जब भी लगे कि इस रोग के बहाने हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए, मानवता के लिए क्या कर सकते हैं, तो शायद आप एक अच्छा कार्यक्रम बना सकते हैं। बहुत संक्षेप में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम जितना ज़्यादा हो सके आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें। जितने भी उपभोग के आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उन चीज़ों के उत्पादन में जो प्रदूषण होता है, वो स्वास्थ्य के रोगों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में उपचार की बजाय हमें बचाव की बात करनी चाहिए, और बचाव के लिए शरीर के अंदर, शरीर के बाहर दो मोर्चे पर हमको काम करना होगा। शरीर के अंदर हमें कुछ प्राणायाम या कुछ प्राकृतिक खान पान में बदलाव लाकर हम अपने शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, शरीर के रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा शरीर का रेसिस्टेंस ठीक रहा तो हमारे फेफड़े ठीक से काम करेंगे और वो बहुत जल्दी संक्रमित नहीं होंगे, बहुत जल्दी थकेंगे नहीं, और हम दमा के संभावनाओं से बच सकते हैं। दूसरा, वातावरण के अंदर पॉल्यूटेंट्स, जितने भी पॉल्यूशन वाले गैस हैं, जितने भी पॉल्यूशन वाले सब्सटेंस हैं, उनको कम करके भी हम अस्थमा से बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। खान पान में सादगी, खान पान में सादा भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप में भोजन का इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है अस्थमा के रोगियों के लिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस मौसम में ही नहीं, बल्कि पूरी सर्दी, या यूं कहें कि पूरे वर्ष हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अस्थमा या एलर्जी या प्रदूषण से होने वाले रोगों पर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक पर, हमारे वेबसाइट पर जाकर अपने सवाल रखें। जन ज्वार मीडिया में हमारी कोशिश होगी कि हम स्वास्थ्य से संबंधित आपके जीवन में जुड़े उन सभी मसलों पर हम आपसे बात करें, उसके तकनीकी पक्ष पर बात करें, उसके राजनीतिक पक्ष पर बात करें, उसके आर्थिक पक्ष पर बात करें और आपको जागरूक करें। जन ज्वार मीडिया के माध्यम से सेहत की यह मुहिम आपके लिए है, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम को देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन ज्वार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।